नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को राष्ट्रीय आय का निर्धारण पार्ट 2 कराने जा रहा हूँ। राष्ट्रीय आय का निर्धारण पार्ट 2, राष्ट्रीय आय का निर्धारण पार्ट 2 कराने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को राष्ट्रीय आय के निर्धारण में 3 क्वेश्चन करा दिए थे और उसमें था समग्र मांग क्या है, समग्र पूर्ति क्या है और आय तथा रोजगार का संतुलन क्या होता है। आय तथा रोजगार का संतुलन क्या होता है। इससे जो आगे इस चैप्टर में इससे जो आगे टॉपिक है वो है अल्प रोजगार। अल्प रोजगार से क्या अभिप्राय है या फिर अल्प रोजगार क्या है। तो देख लीजिए अल्प रोजगार क्या होता है। अल्प रोजगार वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन में हमें रोजगार थोड़ा कम मिल रहा होता है। अल्प रोजगार वो कंडीशन होती है इस कंडीशन में रोजगार लोगों को थोड़ा कम मिल रहा होता है। अल्प रोजगार अल्प रोजगार ये वो कंडीशन है जिस कंडीशन में हम लोगों को या फिर किसी भी देश में लोगों को रोजगार थोड़ा कम मिल रहा होता है। तो अल्प रोजगार क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए। देखिए थ्योरी से हम जब इसका एक डायग्राम बनाएंगे, इसका एक डायग्राम बना होगा हमारे पास। जब हम इसका डायग्राम बना रहे होंगे तो डायग्राम में क्या होगा हम देखेंगे मांग और पूर्ति की सहायता से कुल मांग और कुल पूर्ति, यानी कि ये देखिए जो जीरो से शुरू होता है, क्या मांग कभी जीरो से शुरू हो सकती है? मांग कभी जीरो से शुरू नहीं हो सकती। इसलिए जो जीरो से शुरू हो रहा है वो पूर्ति यानी कि एएस एग्रीगेट सप्लाई, और जो जीरो से शुरू नहीं हो रहा है वो एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड यानी कि कुल मांग और कुल पूर्ति। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वो क्या हो जाएगा? आय तथा रोजगार का संतुलन। आय तथा रोजगार का संतुलन यानी कि इस कंडीशन में सभी लोगों को रोजगार मिल रहा है और उनकी आय भी संतुलित है। अब देखिए अगर ये वाली जो सिचुएशन है, अगर ये किसी भी चीज से पहले निर्धारित होती है, पहले यानी कि ये अगर निर्धारित हो गई है पहले, तो कोई भी चीज सपोज कर लीजिए आप सपोज क्या कर लीजिए, बता ही देता हूँ आप लोगों को। पूर्ण रोजगार एक कंडीशन होगी। पूर्ण रोजगार, अगर पूर्ण रोजगार आय तथा रोजगार का संतुलन ये जो है ये होगा आय तथा रोजगार। आय तथा रोजगार का संतुलन, ये आय तथा रोजगार का संतुलन है अगर ये पूर्ण रोजगार से पहले निर्धारित हो गया है। अगर ये वाला पूर्ण रोजगार से पहले, तो ये पहले हो गया है तो जो पूर्ण रोजगार है वो बाद में ही निर्धारित होगा। यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा ना, यहाँ पर होगा, आगे होगा, इससे आगे हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यानी कि इसके बाद ही निर्धारित हो रहा होगा। अगर आय तथा रोजगार की जो कंडीशन है वो पूर्ण रोजगार से पहले निर्धारित हो जाती है तो इनके जो बीच का गैप है ये वाला, इनके बीच का जो गैप है ये क्या कहलाएगा? अल्प रोजगार कहलाएगा। ये अल्प रोजगार, ये क्या कहलाएगा? अल्प रोजगार कहलाएगा। ये मैंने अभी आपको डायग्राम से बताया, बाकी मैं आपको डेफिनेशन से बता देता हूँ और उसमें अच्छे से डायग्राम भी फिर हम समझ लेंगे। अभी तो मैंने आप लोगों को थोड़ा समझाने के लिए बता दिया है। जब आय तथा रोजगार का संतुलन पूर्ण रोजगार से पहले निर्धारित हो जाए, ये पूर्ण रोजगार है, ये क्या है? पूर्ण रोजगार। इससे पहले आय तथा रोजगार का संतुलन निर्धारित हो जाएगा तो इनके बीच का जो गैप होगा वो क्या कहलाएगा? अल्प रोजगार कहलाएगा। ठीक है, अभी देखिए थ्योरी से हम पढ़ देंगे इसको। थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा टफ टॉपिक है तो इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। और अगर कुछ भी आप लोगों को लगे कि समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। देख लीजिए थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। आय तथा रोजगार के संतुलन का निर्धारण पूर्ण रोजगार पर होना आवश्यक नहीं है। पहले तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या बनते हैं, इसके क्वेश्चन क्या बनते हैं। क्वेश्चन है अल्प रोजगार से क्या अभिप्राय है, या क्या राष्ट्रीय आय का संतुलन पूर्ण रोजगार पर होना आवश्यक है या नहीं। क्या राष्ट्रीय आय का संतुलन पूर्ण रोजगार पर ही होगा या इससे आगे या पीछे हो सकता है क्या, या फिर अल्प रोजगार क्या है। ठीक है, तो देखिए आंसर में क्या लिखा है, आय तथा रोजगार का संतुलन का निर्धारण पूर्ण रोजगार पर होना आवश्यक नहीं है। यह इससे पहले या इसके बाद में भी निर्धारित हो सकता है। जो आय तथा रोजगार का संतुलन है यह पूर्ण रोजगार से पहले में निर्धारित हो सकता है और पूर्ण रोजगार के बाद में निर्धारित हो सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए यह पूर्ण रोजगार के स्तर पर या पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले या बाद में भी निर्धारित हो सकता है। पूर्ण रोजगार के स्तर पर भी निर्धारित हो सकता है, पूर्ण रोजगार के बाद भी निर्धारित हो सकता है और पूर्ण रोजगार से पहले भी निर्धारित हो सकता है। ठीक है, यदि आय तथा रोजगार का संतुलन पूर्ण रोजगार से पहले निर्धारित होता है, इस लाइन को थोड़ा याद रखना।
यदि आय तथा रोजगार का संतुलन पूर्ण रोजगार से पहले निर्धारित हो जाता है तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? इस स्थिति को अल्प रोजगार संतुलन कहते हैं। इस स्थिति को अल्प रोजगार संतुलन कहते हैं। देख लीजिए किस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। ये AD और AS इधर आ जाएंगे। देख लीजिए 0 से जो स्टार्ट होगा 45 डिग्री पे वो हमेशा AS, और उससे ऊपर से जो होगा वो हमेशा AD, वो हमेशा AD, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है। अब देख लीजिए आय तथा रोजगार का संतुलन या राष्ट्रीय आय का संतुलन कहाँ पर होता है? जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, जहाँ पर एक दूसरे को ये क्रॉस कर रहे हैं। तो ये हो गया है आय तथा रोजगार का संतुलन। इसका ध्यान रखना दोस्तों, ये हो गया है आय तथा रोजगार का संतुलन। ये वाला जो है मैं आप लोगों को ऐसे बता देता हूँ एरो लगाकर, ये है आय तथा रोजगार, आय तथा रोजगार। अब थ्योरी में ये मैंने कहा था, ये लाइन थोड़ा याद रखना, ये थ्योरी में ये कहा गया है यदि आय तथा रोजगार का संतुलन पूर्ण रोजगार से पहले निर्धारित हो गया है, ये पहले निर्धारित हो गया है पूर्ण रोजगार से, तो पूर्ण रोजगार इसके बाद ही होगा, ये बात साफ है। पूर्ण रोजगार से पहले निर्धारित हो गया है तो पूर्ण रोजगार इसके बाद कहीं पर भी बना हुआ है। पूर्ण रोजगार यहाँ पर, ये Y1, ये क्या है? ये पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार के संतुलन से पहले आय तथा रोजगार का संतुलन हो गया। तो अब ये वाली जो कंडीशन है, इनको नाम कुछ भी दे सकते हो आप, इसको F लिख लो, इसको G लिख लो, इसको E लिख लो। ये हमें जब हम रचना करेंगे तब हमें काम आएगा, व्याख्या जो करेंगे। तो देख लीजिए Y और Y1 का जो गैप है, Y और Y1 का जो गैप है, यानी कि इसको मैं अभी हटा देता हूँ। देखिए Y1, Y और Y1 ये वाला जो गैप है, ये कहलाएगा अल्प रोजगार। ये आप लोगों को कहलाएगा अल्प रोजगार। एक बार मैं फिर से दोबारा से बता देता हूँ। यदि आय तथा रोजगार का संतुलन पूर्ण रोजगार से पहले निर्धारित हो जाता है तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो क्या कहलाएगा? अल्प रोजगार कहलाएगा। यानी कि रोजगार थोड़ा सा, देख लीजिए पूरा रोजगार यहाँ पर मिल रहा है लोगों को, और आय तथा रोजगार का संतुलन यहाँ पर हो गया, तो पूरे रोजगार से तो कम ही हो गया, यानी कि थोड़ा कम रोजगार हो गया है। क्या हो गया है? थोड़ा कम रोजगार हो गया। ठीक है। और अगर आय पूर्ण रोजगार का संतुलन यहाँ पर हो जाए, कहीं पर इससे पहले हो जाए, तो इसके बाद आय और रोजगार का संतुलन होगा, तो वो क्या कहलाएगा? अति रोजगार, बहुत ज़्यादा रोजगार है। ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है। व्याख्या में देखिए क्या लिखा है, चित्र में y अक्ष पर, ये हमेशा y होता है, सॉरी ये हमेशा x होता है और ये हमेशा y होता है। चित्र में y अक्ष पर AD/AS के स्तर को दर्शाया गया है। ठीक है। AD सामूहिक मांग तथा AS सामूहिक पूर्ति वक्र है, जो कि एक दूसरे को, जो कि बिंदु E पर एक दूसरे को काट रहे हैं, जो आय तथा रोजगार का संतुलन है तथा पूर्ण रोजगार से पहले निर्धारित हो गया है। Y और Y1 के बीच का जो गैप है, Y और Y1 के बीच का जो गैप है, वो अल्प रोजगार को दर्शाता है, वो अल्प रोजगार को दर्शा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण रोजगार से क्या अभिप्राय? देखिए, पूर्ण रोजगार से अभिप्राय उस अवस्था में है जिसमें श्रम की मांग श्रम की पूर्ति के बराबर होती है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें उन सभी लोगों को रोजगार मिल जाता है जो मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने के इच्छुक हैं। देख लीजिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ पूर्ण रोजगार क्या होता है। पूर्ण रोजगार वो कंडीशन है जहाँ पर पूर्ण रोजगार वो कंडीशन है जहाँ पर श्रम की मांग यानी कि जितने लोग काम करना चाहते हैं उन लोगों को वर्तमान मजदूरी दर पर काम मिल रहा है, तो वो पूर्ण रोजगार दर है। श्रम की मांग श्रम की पूर्ति के बराबर है। श्रम यानी परिश्रम वाला, श्रम की मांग इज इक्वल टू श्रम की पूर्ति। देख लीजिए, सपोज कीजिए श्रम की मांग यानी कि 10 मजदूर ऐसे हैं जिन्हें काम करना है, जो काम करना चाहते हैं। 10 मजदूर ऐसे जो काम करना चाहते हैं, और हमारे पास काम भी उतना ही है कि 10 मजदूर काम कर लें। 10 मजदूरों का काम,
यानी कि श्रम की पूर्ति, 10 मजदूरों को काम हम दे रहे हैं और 10 ही मजदूर काम मांगना चाहते हैं, तो श्रम की पूर्ति जब श्रम की मांग के बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, पूर्ण रोजगार की स्थिति कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पूर्ण रोजगार की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर निशान लगा देना, आप चाहो तो इसे बहुत अच्छे से कर भी सकते हो, बुक में भी मिल जाएगा, 6 नंबर में एग्जाम में आता है, डायग्राम भी बहुत अच्छा। और इससे 2-3 क्वेश्चन और भी आपके एडवांस जो इकोनॉमिक्स होती है ना, उसमें से 2-3 क्वेश्चन और भी क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए राष्ट्रीय आय के संतुलन पर बचत और निवेश एक दूसरे के समान क्यों होते हैं। देखिए बचत बराबर निवेश, ये दोनों राष्ट्रीय आय के आय बराबर, यानी कि राष्ट्रीय आय बराबर, जब राष्ट्रीय आय का संतुलन हो जाता है वहां पर बचत निवेश के बराबर क्यों होती है, ये बताना है। जबकि बचत कभी भी निवेश के बराबर नहीं होती, सिर्फ एक कंडीशन होती है, जहां पर राष्ट्रीय आय का संतुलन हो गया है, जहां पर राष्ट्रीय आय का संतुलन हो गया है वहीं पर बचत किसके बराबर होगा, निवेश के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कैसे होता है ये, बचत और निवेश एक दूसरे के समान क्यों होते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, राष्ट्रीय आय का संतुलन कहां पर होता है, आय का संतुलन वहां पर होता है जहां पर कुल मांग बराबर हो जाते हैं कुल पूर्ति। ये मैंने कराया था आपको, आय का संतुलन वहां पर होता है जहां पर कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर हो जाता है, यानी कि y = ये AD बराबर AS, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, वहां पर y यानी कि आय बराबर हो जाता है। अब देखिए y बराबर AD C प्लस, रूल याद कीजिए, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इस चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को रूल बताया था C प्लस I, क्योंकि मांग किससे होती है, इन्वेस्टमेंट से, और बचत किससे होती है, सॉरी पूर्ति किससे होती है, सप्लाई, सप्लाई होती है बचत से, AS बराबर C प्लस S। ठीक है दोस्तों, इसका रूल होता है AD, जब हम निकालते हैं AD का रूल होता है, मैं साइड में बता देता हूँ आप लोगों को, AD = C प्लस I और AS = C प्लस S, ये रूल होता है। तो मैंने AD की जगह पर C प्लस I लिख दिया है और AS की जगह पर C प्लस S लिख दिया। अगर आप देखें यहाँ पर उपभोग दोनों में कॉमन है, उपभोग दोनों में क्या है, कॉमन है, तो y बराबर, यहाँ से मैं C हटा दूं, यहाँ से C हटा दूं तो क्या बचेगा I, और यहाँ पर क्या बचेगा S। हिंदी में लिखेंगे तो y को I लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट I, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, और S यानी कि सेविंग माने बचत। हो गए, देखो राष्ट्रीय आय के संतुलन पर बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर। ये मैंने आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकली बताया था, अब थ्योरिकली इसको पढ़ लेते हैं, थ्योरिकली ये क्या कह रहा है। ठीक है, थ्योरिकली ये बोल रहा है, राष्ट्रीय आय के संतुलन पर सदैव बचत और निवेश एक समान होते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आय का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां पर समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है। राष्ट्रीय आय का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां पर समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है, एक समान होते हैं। समग्र मांग उपभोग तथा निवेश के योग के बराबर है, उपभोग तथा निवेश के योग के बराबर समग्र मांग है, और समग्र पूर्ति उपभोग तथा बचत के योग के बराबर है, कंजप्शन प्लस सेविंग, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, योग के बराबर होती है, तथा समग्र पूर्ति उपभोग और बचत के योग के समान होती है, तथा इन दोनों में उपभोग एक समान होने के कारण, इन दोनों में जो उपभोग है C एक समान होने के कारण बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर पाई जाती है। ठीक है, तो देख लीजिए, अब इसका डायग्राम भी बना देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। डायग्राम के लिए हमें ये आप लोग नोट कर लेना, ये भी बहुत काम की चीज़ है, जब 6 नंबर में आएगा तो ये भी साइड में आपको बना के दिखाना होगा। 1 नंबर इसका बहुत आराम से मिल जाता है, और 1 नंबर में भी इसका आंसर दिया जा सकता है इस तरह से। ठीक है, अब जितने भी हमने अभी तक टेबल बनाए हैं इस चैप्टर में, वो सभी टेबल इस डायग्राम में यूज हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, y सबसे पहले आता है, इसमें C S I A D A S ये सब यूज हो जाएंगे। ऐसे लग रहा होगा जैसे कि मैं आप लोगों को टेबल लिखवाने वाला हूँ, लेकिन नहीं, इसमें हम लोग
डाटा लिखेंगे, यानी कि आंकड़े लिखेंगे। सबसे पहले वाई। वाई बताइए किस चीज़ से स्टार्ट होता है? आय। क्या आय हमारी शुरू से हम कमाना शुरू कर देते हैं? आय हमारी जीरो से, पहले दिन हम कुछ भी नहीं कमाते। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। फिर हमें लिखना है CSI, CSI, फिर AD और फिर AS। ठीक है। सी में देखो उपभोग। उपभोग जब हम कर रहे हैं तो उपभोग में देख लीजिए क्या आंकड़े आएंगे? 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45, 5-5 का गैप लेना है। सेविंग, क्या हमारी बचत कभी भी सबसे शुरू वाले दिन बचत हो जाती है? जब मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन बताया था, एएस का डायग्राम मैंने बताया था, सबसे शुरू वाले दिन हमें बचत नहीं होती बल्कि लॉस होता है। यानी कि हमेशा जो सेविंग होगी वो माइनस से शुरू होगी, यानी कि -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है। और आई, इन्वेस्टमेंट हर एक लेवल पर एक जैसा ही रहेगा। इन्वेस्टमेंट हर एक लेवल पर एक जैसा ही रहेगा। एडी, एडी के लिए रूल होता है C+I और एस के लिए होता है C+S। सी को और आई को जोड़ दो, इसको और इसको ऐड करो, 10, 10, 20, 10, 15, 25 और 20 और 10, 30, फिर 35, 40, 45, 50, 55। ठीक है। एस, सी और एस को ऐड करके लिख सकते हो या फिर वाई के बराबर होता है, मैंने आप लोगों को बताया भी था। या तो इन दोनों को ऐड करके लिख दो, सी और एस को। देखिए 10 में से 10 गए 0। ठीक है, 10 में से 10 गए 0, फिर 15 में से 5 गए 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। ठीक है। अभी देख लीजिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो न्यूमेरिकल से देख लेंगे कि ये एक दूसरे के बराबर क्यों हो रहे हैं, ये एक दूसरे के बराबर क्यों हो रहे हैं। देखिए थ्योरी में जब देखेंगे, थ्योरी में कहा गया है राष्ट्रीय का संतुलन उस स्तर पर होता है जहां पर समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर है। इस टेबल में ये देखिए आप लोग, इस टेबल में देखिए कहां पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। क्या यहाँ पर बराबर है? यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं 40 पर। ठीक है, 40 पर एक दूसरे के बराबर है, और कहीं तो बराबर नहीं है। 40 पर एक दूसरे के बराबर है तो देखिए राष्ट्रीय आय भी 40 ही है। जहां पर समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर है वहीं पर राष्ट्रीय आय इन दोनों ये एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो ये वाली टेबल, इस टेबल में हमें सिर्फ ये वाली कॉलम, इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा। अब देखिए राष्ट्रीय आय के बराबर है समग्र मांग और समग्र पूर्ति। वहीं पर आप देख लीजिए क्वेश्चन ये बनता है राष्ट्रीय आय के संतुलन पर बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर क्यों है? तो बचत और निवेश भी एक दूसरे के बराबर यहाँ पर हो गए। ठीक है, अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। ये हमेशा y और ये x 0, यहाँ पर AD, AS और AD कुछ भी लिख सकते हो पहले, और यहाँ पर हमेशा y आएगा, I। ठीक है। अब देखिए क्या करना है। I में 10-10 का गैप है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। और AD और AS, इसमें हमें क्या करना है, लेकिन AD और AS नहीं लिखेंगे इसमें हम, क्योंकि इसमें हमें क्वेश्चन दिया है निवेश, बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर क्यों होते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है बचत बराबर निवेश ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो हमें डायग्राम बनाना होगा बचत और निवेश से। तो इसमें हम AS और AD नहीं लिखेंगे, इसमें लिखा जाएगा C/I, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब देखिए C और I, इसमें देखिए आप 5-5 का गैप है और इसमें बड़ी संख्या तो 10 ही है केवल, तो 5-5 के गैप से आप लिख लीजिए 5, 10, 15, 20, 25,
30, 35, 40, 45। सबसे बड़ी वैसे भी 45 ही है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 40। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना किसका है? हमें बनाना है एस और आई का बनाना है, सी और आई का नहीं, एस और आई। बचत यानी कि एस और इन्वेस्टमेंट माने कि आई। ठीक है, तो बचत को देखो इससे बनाएंगे बचत को। तो माइनस में भी जाना है, तो माइनस में चले जाइए। इससे नीचे जब चले जाते हैं तो वो माइनस चला जाता है, इससे नीचे चले जाएंगे तो वो माइनस। तो यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ पर आ जाएगा ये आ जाएगा -5, -10, -15। हमें केवल 10 तक चाहिए तो हम केवल 10 का लेंगे। ठीक है, आय से और सेविंग्स, आय से और सेविंग से एक बार बनेगा इसका, और फिर आय से और इन्वेस्टमेंट से बनेगा इसका, तभी तो आय का यूज होगा। अब देखिए, जब आय 0 है तो सेविंग कितने, -10। आय 0 यहाँ पर होगी, सेविंग -10 कहाँ होगी, यहाँ पर। तो पहला पॉइंट यहाँ लगेगा। दूसरा देखिए, 10 पर कितना, -5, 10 पर -5 तो यहाँ पर लगेगा, ऐसे आएगा ना, 10 पर -5। फिर है 20 पर 0, 20 पर 0 यहीं पर आएगा, 20 पर 0 ये 0 यहाँ, 20 यहाँ। ठीक है, फिर 30 पर 5, 30 पर 5 ये 5 और ये 30 यहाँ पर आएगा। ठीक है, 40 पर 10, 40 पर 10 यहाँ आएगा, 40 पर 10 यहाँ आएगा। फिर है 50 पे 15, 50 पे 15। तो 50 पे जब जाएंगे, 50 पे 15, 15 यहाँ पर है, ये रहा 15, ये 50 पे 15 ऐसे। जब आप लोग स्केल से बनाएंगे ना एकदम सीधा डायग्राम बनेगा। फिर है 60 पर 20, 60 जब आए 60 है तो वो कितना है, 20, ये रहा 20, दिख रहा होगा आप लोगों को। 60 पर 20 यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, और 70 पे है 25, ये रहा 25, और 70 पे 25 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, हमें बस इन पॉइंट्स को मिलाना है, इन पॉइंट्स को मिलाना है। देखिए थोड़ा सा ये थोड़ा सीधा नहीं बनाया, लेकिन आप लोग जब स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल ये करेक्ट बनेगा आप लोगों के लिए। और ये किसका डायग्राम बनाया हमने, सेविंग का, एस लिख दीजिए इस पर, सेविंग का। ठीक है, अब हमें बनाना है किसका, आय का और निवेश का। वाई पर 0 पर कितना है, 10, तो वाई 0 कहाँ पर है, यहाँ पर, और ये 10 कहाँ पर होगा, यहाँ। ठीक है, फिर 10 पर भी 10, 10 पर भी 10, 20 पर भी 10, 30 पे भी 10, 40 पे भी 10, 50 पे भी 10, 60 पे भी 10 और 70 पे भी 10। अब देख लीजिए आय बढ़ती जा रही है लेकिन इन्वेस्टमेंट उतना है, 0 पर भी 10, 10 पे 10, 20 पे 10, 10 पे, इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को मिला देंगे, इन पॉइंट्स को हमने मिला दिया। और ये किसका डायग्राम बना है, आई। तो ये डायग्राम बता रहा है हमें, ये डायग्राम हमें बता रहा है आज जब आय का संतुलन होता है तो उस स्तर पर निवेश और बचत एक दूसरे के बराबर दिखाए गए हैं। देख लीजिए आप लोग, निवेश और बचत एक दूसरे के बराबर ही दिखे हैं। देखो यहाँ पर जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है। और ये ही राष्ट्रीय आय का संतुलन भी है। ये 40 पे तो राष्ट्रीय आय संतुलन में है। देखो राष्ट्रीय आय का संतुलन 40 पर ही तो, जब मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर है वहीं पर तो राष्ट्रीय आय का संतुलन हो रहा है। तो इसी स्तर पर बचत और निवेश भी एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। आप लोग इस डायग्राम को अच्छे से बना लेना, समझ लेना। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए सॉल्यूशन भी लेके आऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नियोजित बचत नियोजित निवेश के बराबर हो या ना हो तो क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नियोजित बचत नियोजित निवेश से अधिक है तो इसके लिए इसमें किस प्रकार समानता लाई जा सकती है और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो देखिए नियोजित बचत क्या होती है, जो 5 साल के लिए हमारे योजनाएं आती हैं 5 साल के लिए, उसमें हम पहले से, गवर्नमेंट पहले से ही प्लान कर लेती है, हमें इतना बचाना है और इतना निवेश करना है, इतना बचाना है और इतना निवेश करना है।
यदि वो एक दूसरे से अधिक हो जाए, यानी कि बचत अधिक हो जाए निवेश से, जो बचत है बचत अधिक हो जाए निवेश से, तो फिर क्या करना है। अब बचत अधिक हो जाएगी निवेश से तो फिर अर्थव्यवस्था तो भाई चल ही नहीं पाएगी, क्योंकि ज़्यादा पैसे बचने लगेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो फिर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, और रोजगार नहीं मिलेगा तो आय नहीं होगी, और लोगों के पास जब पैसे नहीं होंगे यानी कि उन्हें आय नहीं होगी, तो वो किस तरह से किसी भी वस्तु की मांग कर पाएंगे, किसी भी वस्तु की मांग वो नहीं कर पाएंगे, और अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो कभी भी नियोजित बचत क्या होनी चाहिए, नियोजित बचत हमेशा निवेश से कम ही होनी चाहिए। भाई सपोज कीजिए 100 रुपये का बिजनेस है, हमारी 100 रुपये की अर्थव्यवस्था, ऐसा मान लीजिए 50-50 दोनों एक दूसरे के बराबर है, लेकिन अगर ये अधिक हो जाए, ये 60 हो जाए और ये 40 हो जाए, तो बचत तो ज़्यादा हो गई, हमने पैसे बचाकर ज़्यादा लिख लिए। अब 40 रुपये में तो लोगों को रोजगार कम मिलेगा, अगली बार फिर ये ज़्यादा हो जाए तो ये 30 हो जाएगी। ठीक है, 30 रुपये में और लोगों को, कहने का मतलब ये है यदि बचत अधिक हो जाए निवेश से तो अर्थव्यवस्था अच्छे से नहीं चल पाएगी। बचत कम होनी चाहिए निवेश से, निवेश हमेशा अधिक होना चाहिए। जितना ज़्यादा निवेश होगा उतना ज़्यादा उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तो लोगों को आय होगी, रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यदि नियोजित बचत नियोजित निवेश से अधिक हो जाए तो क्या करना चाहिए। यदि किसी अर्थव्यवस्था में नियोजित बचत नियोजित निवेश से अधिक है तो इसका अर्थ यह है कि देश में जितना उपभोग किया जाना चाहिए उतना उपभोग नहीं हो रहा है, देश में जितना वस्तुओं को यूज किया जाना चाहिए उतना यूज नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अतः उपभोग के स्तर में वृद्धि करके लोगों से वस्तुओं का ज़्यादा यूज करा के हम क्या कर सकते हैं, बचत और निवेश के स्तर में समानता लाई जा सकती है। जैसे कि लोगों का, जो लोग टैक्स पे करते हैं वो टैक्स कम कर दिया जाए, और आर्थिक सहायता देनी चाहिए ताकि चीज़ें सस्ती मिलने लगे। बस बाजार में उपभोग होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर क्या होगी, बचत कम होगी। जैसे सपोज कीजिए 100 रुपये हमारी सैलरी है, 100 में से हम 60 रुपये हर महीने बचा लें और 40 रुपये ही खर्च करें, तो बाजार में तो 40 ही गए। नेक्स्ट मंथ हमने 70 रुपये बचा लिए और 30 रुपये खर्च करें, इसी तरह से नेक्स्ट मंथ 80 रुपये बचा लिए, 20 रुपये खर्च करें, तो बाजार में जो पैसा जा रहा है, जो बाजार में पैसा खर्च हो रहा है, ये बाजार में तो जाएगा पैसा, बाजार में जो पैसा जा रहा है वो हर बार कम होता जा रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था मंदी हो जाएगी। अब हमें क्या करना चाहिए, जो पब्लिक ये जो पैसा सेव कर रही है इसको किसी भी तरह से खर्च कराना चाहिए, उपभोग कराना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए, टैक्स कम होगा, अगर टैक्स कम किया जाएगा तो लोग ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे, और कम कीमत पर अगर वस्तुओं को दिया जाएगा, कम कीमत पर वस्तुओं को दिया जाएगा तब भी लोग ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे। और भी बहुत सारे तरीके हैं, कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बाजार में उपभोग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उपभोग फलन से क्या अभिप्राय है, यह कितने प्रकार का होता है, या उपभोग प्रवृत्ति से क्या अभिप्राय है, यह कितने प्रकार की होती है। देखिए उपभोग आय का वह फलन है, उपभोग आय का फलन है क्योंकि उपभोग आय पर निर्भर करता है। उपभोग तथा आय में संबंध को उपभोग प्रवृत्ति या उपभोग फलन कहते हैं। देखिए उपभोग फलन क्या है, उपभोग फलन या प्रवृत्ति, उपभोग फलन या प्रवृत्ति। अब देखिए प्रवृत्ति, उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति हमारी आय तय करती है, हमारी आय ही तय करेगी कि हम कितना उपभोग करेंगे। अगर आय कम है तो उपभोग भी क्या होगा, कम। आय अधिक है तो उपभोग भी क्या होगा, अधिक। उपभोग यानी कि वस्तुओं को यूज करना, उपभोग यानी कि वस्तुओं का यूज करना। अगर हमारी सैलरी कम होगी तो वस्तुओं का यूज हम कम करेंगे, सैलरी अधिक होगी तो वस्तुओं का यूज हम अधिक करेंगे। ठीक है, तो आय और उपभोग के संबंध को, आय और उपभोग के संबंध को क्या कहा जाता है, उपभोग फलन कहा जाता है। ये जो संबंध है, आय कम तो उपभोग भी कम, आय अधिक तो उपभोग भी अधिक, ये वाला जो संबंध है इसे क्या कहा जाएगा, उपभोग फलन कहा जाएगा। ठीक है, यह 2 प्रकार का होता है।
दो प्रकार का होता है, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। औसत को एवरेज, उपभोग को सी बोलते हैं और प्रवृत्ति को पी बोलते हैं। एपीसी, एपीसी ये हो जाएगी, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, एपीसी, एवरेज इसको ए बोलते हैं और उपभोग को सी और प्रवृत्ति को पी बोलते हैं। ठीक है, एपीसी क्या होता है, देखिए थ्योरी में पढ़ते हैं। एपीसी क्या होता है, उपभोग तथा आय के अनुपात को उपभोग औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है कहते हैं। एपीसी इसका रूल होता है सी अपॉन में वाई, यानी कि उपभोग बटे आय, इन दोनों के अनुपात को। जैसे सपोज कीजिए आय है हमारी 100 रुपये, उपभोग कर रहे हैं 80, तो अनुपात कितना हो गया है 4/5, तो ये क्या कहलाएगा, औसत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, ऐसे ही सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत को मार्जिनल पीसी, एमपीसी। इसमें क्या होगा, आय में परिवर्तन और उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को, जहां पर मैंने बताया था आप लोगों को, जो मेरे स्टूडेंट हैं वो अच्छे से जानते हैं, जहां पर भी सीमांत आ जाएगा, सीमांत का मतलब है परिवर्तन होना, परिवर्तन, सीमांत का मतलब डेल्टा, सीमांत का मतलब डेल्टा, और डेल्टा का मतलब मैंने बताया हुआ है परिवर्तन। 11वीं क्लास में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं डेल्टा के लिए, सीमांत के लिए। तो एमपीसी का रूल हो जाएगा उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन। तो देखिए परिवर्तन को क्या बोलते हैं, डेल्टा, तो डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। उपभोग में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन, इनके अनुपात को क्या कहा जाएगा, एमपीसी। जैसे सपोज कर लीजिए हमारी आय 150 हो गई, 100 से 150 हो गई, तो कितनी बढ़ गई 50। उपभोग 80 से 100 हो गया, तो उपभोग कितना बढ़ गया 20, तो रेशो क्या हो जाएगा 2/5। समझ में आ गया होगा। देखिए पहले मान लीजिए 100 रुपये थी हमारी आय, अब हो गई 150, तो कितना बढ़ गया, अंतर कितना हो गया 50 का, तो ये आ गया अंतर, डेल्टा आ गया। आय में परिवर्तन कितने का हुआ 50 का। इसी तरह से उपभोग हमारा 80 था, आय बढ़ने से हमने 100 उपभोग कर लिया, कितना बढ़ गया है 20, तो कितने का अंतर आ गया, उपभोग में परिवर्तन कितने का हो गया 20, इनका अनुपात क्या हो जाएगा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट है बचत फलन से क्या अभिप्राय है, वही है बचत और आय, बचत और आय में जो संबंध होगा वो क्या कहलाएगा, बचत फलन परिवर्तन। जैसे उपभोग था, उपभोग फलन क्या था, आय और उपभोग में संबंध, इसी तरह से बचत फलन क्या होगा, बचत फलन होगा आय और बचत में संबंध। बचत फलन देखिए, बचत फलन क्या है, बचत फलन से क्या अभिप्राय है, बचत आय का फलन है, क्योंकि बचत पूर्ण रूप से आय पर निर्भर करती है। बचत तथा आय के संबंध को बचत फलन प्रवृत्ति कहते हैं। यदि हमारी आय ज़्यादा होगी तो हम बचत थोड़ी कम करेंगे, लेकिन आय अगर हमारी कम होगी तो बचत हम थोड़ी अधिक करेंगे। इसमें भी दो प्रकार होते हैं, ये हो जाएगा एपीएस, औसत बचत प्रवृत्ति, और सीमांत बचत प्रवृत्ति, ये एमपीएस। ठीक है, इसमें हो जाएगा एस अपॉन में वाई, वही है बचत और आय का जो अनुपात होगा, बचत और आय का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा औसत बचत प्रवृत्ति, और आय बचत में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, एमपीएस। इनके रूल आप नोट करते रहना, ये इससे न्यूमेरिकली क्वेश्चन में आ जाता है 1 नंबर में या 2 नंबर में। ठीक है, अब देखिए औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति में क्या संबंध है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा तो हमें इसे न्यूमेरिकल सही से बताना होगा। हमेशा याद रखिएगा जो एपीएस होता है और एपीसी होता है,
इनका टोटल करेंगे हमेशा एक ही आना चाहिए, एक से ज़्यादा कभी भी नहीं आएगा। इसी तरह से जो MPS होता है और MPC होता है, इनका टोटल करेंगे तो हमेशा एक आना चाहिए, एक से ज़्यादा कभी नहीं आएगा। एक ही क्यों आता है? APS का रूल मैंने आप लोगों को बताया था S/y प्लस APC का रूल C/y = 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, y एलसीएम ले लिया, y हमने क्या ले लिया, एलसीएम। तो यहाँ से y से y कट जाएगा, ऊपर बचा s प्लस y से y कट जाएगा, एक बार में 1 की गुना ऊपर c = 1। s प्लस c y = 1। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ s प्लस c सकते हैं, या s प्लस c प्लस s लिख सकते हैं। और c प्लस s किसके बराबर होता है, as के। ये रूल मैंने आप लोगों को लिखवाया था जब हम कर रहे थे, समग्र पूर्ति कर रहे थे, तब हम क्या कर रहे थे, c प्लस s बराबर होता है as के। और as किसके बराबर होता है, as हमेशा y के बराबर, याद है वो जो 45 डिग्री की जो लाइन होती है वो as होती है, और ये हमेशा y के बराबर होती है। जो y होता है 0, 10, 20, इसी तरह से as भी 0, 10, 20। देख लेना आप, पीछे मैं बता ही दूंगा। as किसके बराबर होता है, y के। तो देखिए इन दोनों की जगह पर, इन दोनों का टोटल as है, और as की जगह पर क्या लिख सकते हैं, y। यहाँ पर इन दोनों का टोटल as है, as की जगह पर y लिख सकते हैं। तो देख लीजिए इसके इक्वल टू हम y लिख सकते हैं, ये हमने प्रूफ कर लिया है। यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया। तो इन दोनों की जगह पर y अपॉन में ये y है ही = 1। y से y क्रॉस हो गया है तो कितना आ जाएगा, ये y से y क्रॉस होकर 1 आ गया है, तो 1 = 1। तो इसीलिए इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमेशा टोटल एक आता है। दोबारा से देख लीजिए, दोबारा से बता देता हूँ। APS और APC इन दोनों का टोटल करेंगे, एक ही क्यों आता है, इसका रूल होता है C/y, इसका रूल होता है S/y। ठीक है, दोनों का जब ऐड करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा y से y कट गया एक बार, 1 की गुना ऊपर s ऐसा कैसे ही, y से y कट गया एक बार, 1 की गुना ऊपर c ऐसा कैसे ही, s प्लस c या c प्लस s, इनको ऐड करते हैं तो ये as के बराबर होते हैं, और as किसके बराबर होती है, y के। तो इन दोनों की जगह पर मैंने y लिख लिया है, यहाँ पर इन दोनों की जगह पर मैंने लिख लिया है y। तो y लिख लिया है, तो y से y कट गया एक बार, तो 1 बराबर 1। इसी तरह से उस पर आ जाइए। देखिए इसमें क्या है, इसमें है, इसका रूल हो जाएगा ΔS/में Δy प्लस ΔC/में Δy = 1। यहाँ से अगर Δy एलसीएम ले लिया जाए, Δy, तो Δy से Δy कट गया, क्या बचा, ΔS प्लस y से y कट गया, ΔC बचा = 1। अब यहाँ पर भी देखिए वही रूल आ जाएगा। यहाँ आप देखिए पहले तो डेल्टा कॉमन ले लो आप, डेल्टा अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, डेल्टा कॉमन ले लिया, बचेगा c प्लस s अपॉन में Δy = 1। और c प्लस s देखिए, c प्लस s किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर, क्योंकि c प्लस s किसके, as के बराबर है, और as को हमेशा y के बराबर ही माना जाता है। तो c प्लस s किसके बराबर हो जाएगा, देखिए आप इसको ऐसे समझिए, c प्लस s बराबर है as के, और as बराबर किसके माना जाता है, y के। तो इसके बराबर मैं y लिख ही सकता हूँ, यहाँ पर y लिख सकता हूँ। तो Δy, इसकी जगह पर y लिख दिया अपॉन में Δy = 1। Δy से Δy कट जाएगा, 1 = 1। ये हो गया, ठीक है। तो कभी भी इनका संबंध पूछे, इनमें संबंध पूछे तो हमें ऐसे ही सोल्व करके उसको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम की व्याख्या करो। उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम की अवधारणा का प्रतिपादन प्रोफेसर केंज ने किया। केंज के अनुसार जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में भी वृद्धि होती है। जब हमारी आय में वृद्धि हो जाती है, प्रोफेसर केंज ने ये बताया था, जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में भी वृद्धि होती है। लेकिन ये नहीं है जितना गुना आय में वृद्धि हो उतना ही गुना उपभोग में भी वृद्धि हो। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम में प्रोफेसर केंज ने बताया था, आय में वृद्धि से क्या होगा, उपभोग में भी वृद्धि होगी। भाई पहले हमारी आय 100 रुपए थी, हम उपभोग कर रहे थे 80 रुपए यूज कर रहे थे, और 20 रुपए बचा रहे थे। ये बचत, ये खर्च यानी उपभोग, और ये आय, ठीक है।
अब हमारी आय सपोज कीजिए 200 हो गई है, दुगनी हमारी आय कितनी हो गई है, 2 गुनी। तो खर्च भी हम 2 गुना थोड़ी ना कर देंगे, खर्च भी हम 2 गुना थोड़ी ना कर देंगे, ऐसा थोड़ी होगा। ये जो 80 रुपये हम खर्च कर रहे थे, ये जो जरूरी सामान है उन सबको खरीदने के लिए खर्च कर ही रहे थे, यानी कि जो हमारा जरूरी सामान था वो इतने में आ ही जाता था हमारा। तो अब हम ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं, 100 खर्च कर सकते हैं, 120 खर्च कर सकते हैं। ये थोड़ी ना होगा कि ये 2 गुना हुआ है, गुना 2 हो गया तो ये भी 160 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो बचत कितनी हो जाएगी, देखिए बचत हो जाएगी 80। ठीक है, तो प्रोफेसर केंज ने बताया था आय में वृद्धि होने से उपभोग में वृद्धि तो होती है, लेकिन ये नहीं होगा कि जितने गुना आय में वृद्धि होगी उतने ही गुना उपभोग में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, ये था उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। नेक्स्ट टॉपिक है बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों को बताइए। ये हमने 11th क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो ये आप लोगों को उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। देखिए पहला क्या है बेरोजगारी में, ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी वो होती है जब जो श्रमिक है वो अपनी इच्छा से रोजगार ना करे, अपनी इच्छा से रोजगार ना करे। जैसे समझ लीजिए, ऐच्छिक बेरोजगारी से अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें एक श्रमिक रोजगार उपलब्ध होने पर मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने के लिए तैयार ही नहीं है, उसे काम ही नहीं करना है, तो ऐच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी वो होगी जब मजदूर वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार तो है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। मजदूर है वो अभी जो वर्तमान दर पर मजदूरी है मिल रही है उस पर वो काम करने के लिए तैयार है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, वो होगी अनैच्छिक बेरोजगारी। संघर्षात्मक बेरोजगारी देख लीजिए, संघर्षात्मक बेरोजगारी देख लीजिए, फर्म ए है और एक फर्म बी है, फर्म सी है। ठीक है, यहाँ पर कोई काम कर रहा है, यहाँ पर समझ लीजिए रवि नाम से कोई लड़का है, वो यहाँ पर काम कर रहा है। अब यहाँ से उसका काम छूट जाता है और 10 दिन बाद उसे फर्म बी में काम मिलता है, 10 दिन बाद फर्म बी में काम मिलता है उसे। ठीक है, तो ये जो 10 दिन लगे हैं, 10 दिन तक जो वो बेरोजगार रहा है, ये होगी उसकी संघर्षात्मक बेरोजगारी, यानी कि इन 10 दिन तक वो रोजगार ढूंढ रहा था। रोजगार क्या कर रहा था, ढूंढ रहा था, रोजगार सर्च कर रहा था, ढूंढ रहा था। तो ये जो संघर्षात्मक बेरोजगारी होगी, किसी भी जगह से काम छोड़ने की वजह से दूसरी जगह पर काम मिलने तक का जो समय होता है वो होती है संघर्षात्मक बेरोजगारी। किसी भी जगह से हमने काम छोड़ा है और दूसरी जगह पर जब तक काम नहीं मिलता उसके बीच का जो गैप है वो क्या कहलाएगा, संघर्षात्मक बेरोजगारी। निवेश से क्या अभिप्राय है, यह कितने प्रकार का होता है, देख लीजिए। निवेश से अभिप्राय उस व्यय से है जिसमें अर्थव्यवस्था में पूंजीगत भंडारों में वृद्धि होती है, जैसे मशीन, इमारत, औजार आदि पर किए जाने वाला व्यय निवेश, इन्वेस्टमेंट। यह वह भंडार, यह वह अर्थव्यवस्था की निवेश, निवेश से अभिप्राय उस व्यय से है, ये इस तरह का खर्च है जिससे अर्थव्यवस्था में पूंजीगत जिससे अर्थव्यवस्था में पूंजीगत भंडारों में वृद्धि होती है। अर्थव्यवस्था में क्या हो जाता है, पूंजीगत जो भंडार होते हैं उनमें वृद्धि हो जाती है। अगर हम इन्वेस्ट करेंगे किसी भी फर्म में, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर पैसा ही जाएगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था एक एग्जांपल, 100 रुपये मेरे पास है, मैं 100 रुपये से पेन बनाता हूँ, सपोज कीजिए पेन बनाने का मेरा काम है, और एक महीने में मैं 200 पेन बनाकर 150 रुपये कमा लेता हूँ, तो मेरे पास कितने बचे, 50 रुपये। अब मेरा कोई दोस्त आकर कहने लगा मैं भी 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो टोटल कितने रुपये हो गए हैं, 200 रुपये लगेंगे तो पेन बन जाएंगे 400, और 400 पेन बनने से बचत हो जाएगी 300, सॉरी आय हो जाएगी 300, और फिर कितने रुपये बचेंगे, 200 रुपये लगने से 300 के कमाई होगी, 100 रुपये हमारे बच जाएंगे। तो निवेश वो होता है जिससे अर्थव्यवस्था में पूंजीगत भंडार में हो जाती है वृद्धि, जैसे मशीन, इमारत, औजार आदि इन सब में वृद्धि हो जाती है और अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से चलने लगती है। निवेश भी 2 तरह के होते हैं, देख लीजिए कितने कौन कौन से होते हैं 2 तरह के निवेश। एक होता है प्रेरित निवेश। देखिए प्रेरित निवेश क्या है, यह आय बढ़ने पर यह निवेश बढ़ जाता है। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास 100 रुपये हैं, हमने 100 रुपये से पैसे कमा लिए 150, हमारी आय बढ़ गई। या सपोज कीजिए हमने दो फर्मों में ए और बी में 100 रुपये इन्वेस्ट किए,
इन्वेस्ट करने से यहाँ पर हमें 150 मिले और यहाँ पर हमें 200 मिले। कहाँ पर ज़्यादा मिले? फर्म बी में ज़्यादा मिले, तो यहीं पर इन्वेस्ट हम ज़्यादा करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है। तो अगली बार हम यहाँ पर 150 निवेश करेंगे और यहाँ पर 120 निवेश करेंगे। फिर अगली बार यहाँ पर 200 निवेश करेंगे, तो यहाँ पर 150 निवेश करेंगे। जहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा वहीं पर निवेश भी ज़्यादा। तो ये आय से प्रेरित होकर किया जाता है, आय से प्रेरित होकर जितनी ज़्यादा आय उतना ज़्यादा निवेश। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? आय और ये निवेश। देखिए आय 10, 20, 30, 40। आय जितनी ज़्यादा होती चली जाएगी, निवेश 5, 10, 15, 20। अगर 10 पर 5 है, 20 पर, ऐसे निवेश। इसका डायग्राम देखिए ऐसे बनेगा, थोड़ा ऐसा बनेगा, ऐसे। जब हमारी आय 10 है तो हमने निवेश कर दिया इतना, सपोज कर लीजिए ये 12 रुपये है, ये 12 रुपये। 20 है तो हमने 13 रुपये निवेश कर दिया, फिर 15 रुपये, फिर 16 रुपये, फिर 17 रुपये। इस तरह से आय बढ़ेगी तो निवेश भी बढ़ता चला जाएगा। ये प्रेरित निवेश होता है। नेक्स्ट है नंबर 2 है स्वतंत्र निवेश। यह निवेश वह निवेश है जो सरकार के द्वारा किया जाता है कुल मांग को स्तर को पूरा करने के लिए। यह कुल मांग के स्तर को पूरा करने के लिए किया जाता है और ये एक बार जितना कर दिया गया उतना ही होता है और इससे हमारी आय पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो बढ़ती है ना घटती है। यह केवल गवर्नमेंट इसलिए करती है ये इन्वेस्टमेंट ताकि कुल मांग जो है देश में वो बनी रहे, मांग कम ना हो, इसलिए यह इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ये हर एक लेवल पर, आय चाहे बढ़े या कम हो, यह हर लेवल पर एक जैसा ही रहता है। ये निवेश ये वाला, ये हमारी आय है, आज इतनी है, कल इतनी है, फिर और ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, निवेश इतना ही रहेगा, आई और ये वाई। यहाँ पर x 0, y और ये i, ठीक है। जबकि वो वाला जो था प्रेरित निवेश, वो देख लीजिए वो क्या था, y। अब जैसे ये इस तरह से बढ़ रहा था, अगर इतनी आय है, 10 रुपये आए है तो इतनी, 20 रुपये आय हो गया तो निवेश बढ़ गया। निवेश देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए 15 था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा आय होगी तो निवेश ज़्यादा किया जाएगा, प्रेरित निवेश। और स्वतंत्र निवेश गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, आय चाहे बढ़े या कम हो या उतनी की उतनी रहे, निवेश एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है दोस्तों, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। प्रेरित निवेश और स्वतंत्र निवेश में अंतर। मैं आप लोगों को दोनों के दोनों समझा चुका हूँ, अंतर भी आप कर सकते हैं, वैसे फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। प्रेरित निवेश, जो प्रेरित निवेश है आय से प्रेरित होकर किया जाता है, जबकि स्वतंत्र निवेश केवल कुल मांग के स्तर को बनाए रखने के लिए किया जाता है। दूसरा है प्रेरित निवेश लाभ से प्रेरित होकर किया जाता है, जबकि स्वतंत्र निवेश लाभ से प्रेरित होकर नहीं किया जाता। प्रेरित निवेश निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाता है, जो प्रेरित निवेश है प्राइवेट सेक्टर करते हैं, और जो स्वतंत्र निवेश है उसे गवर्नमेंट सेक्टर करते हैं। प्रेरित निवेश आय में वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है और स्वतंत्र निवेश आय में वृद्धि के साथ साथ नहीं बढ़ता, वह हर स्तर पर समान रहता है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी वीडियो देखते हुए आप बुक एनसीईआरटी की बुक या कोई भी बुक 12th क्लास की साथ में रखें, वीडियो को देखते रहें, क्वेश्चंस को पढ़ते रहें, बुक से अच्छे से याद कीजिए, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आप लोगों को किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार दोस्तों।